अपन ने नया पॉइंट टॉपिक स्टार्ट किया है, कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ पावर स्टेशन। कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ पावर स्टेशन, इसका कुछ पार्ट अपन ने कल स्टडी की। अपने पावर सिस्टम थर्ड ईयर का टॉपिक है, एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। अपन हल्का सा कल का रिवाइज करेंगे, उसके बाद आज आगे बढ़ेंगे अपन। देखिए, कंबाइंड ऑपरेशन में नाम से ही पता चल रहा है कि दो या दो से अधिक जनरेटिंग स्टेशनों को, यानी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, उनको आपस में क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, कंबाइंड किया जा रहा है। ऐसी आवश्यकता हुई क्यों? क्योंकि अपन मान के चल रहे हैं कि एक जनरेटिंग स्टेशन द्वारा अगर कोई लोड दिया जा रहा है तो उसकी कंटिन्यूटी नहीं रह सकती, किसी भी प्रकार का जनरेटिंग स्टेशन चाहे वो हो। क्योंकि हर एक मशीनरी को कुछ टाइम के बाद उसकी मेंटेनेंस की, उसके अंदर फॉल्ट की अ, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उन संभावनाओं को देखते हुए अपन यहाँ पे ये कहेंगे कि किसी भी जनरेटिंग स्टेशन के द्वारा कंटिन्यूस सप्लाई नहीं दी जा सकती। इसीलिए इनका कंबाइंड ऑपरेशन किया जाता है, यानी दो या दो से अधिक जनरेटिंग स्टेशन को आपस में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। जैसे ही उन जनरेटिंग स्टेशनों को आपस में ऐड करेंगे, तो अगर एक जनरेटिंग स्टेशन में कोई फॉल्ट आता भी है या मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती भी है, तो दूसरा जनरेटिंग स्टेशन जो है वो उस सप्लाई को कंटिन्यूअस रखेगा उस लोड के लिए। तो इससे जो है विश्वसनीयता बढ़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की कंटिन्यूटी बढ़ती है। उसीलिए अपन इनके कंबाइंड ऑपरेशंस को यूज में लेते हैं। अ, ये चैप्टर अपन ने यहाँ तक स्टडी की थी इसकी। अपन अगर आगे बढ़े इसके अंदर, देखिए अपन ने इसके एडवांटेज पढ़े थे। ये एडवांटेज मैं बता भी चुका हूँ कि लास्ट 2 साल से कंटिन्यूस ही अपने मेन एग्जाम में पूछा जा रहा है कि कंबाइंड ऑपरेशन के एडवांटेज क्या क्या है। तो अपन ने ये एडवांटेज तक अपन ने पढ़ा है। देखिए, नो फायदे अपन ने, लाभ अपन ने यहाँ पे पढ़े थे। अंतर संयोजन प्रणाली के लाभ: एक, सप्लाई की निरंतरता, सप्लाई में विश्वसनीयता, ऑपरेटिंग लागत की बचत। फोर्थ वन है शिखर भार का विनिमय, पुराने शक्ति संयंत्रों का उपयोग, इकोनॉमिकल ऑपरेशन, आर्थिक ऑपरेशन, डाइवर्सिटी फैक्टर में वृद्धि, शक्ति संयम, शक्ति संयंत्र की क्षमता में कमी, और संयंत्र की रिजर्व कैपेसिटी यानी रिजर्व क्षमता। ये 9 पॉइंट अपन ने पढ़े थे। आज इसके आगे अपन स्टार्ट करेंगे। देखिए, अपन ने कल की क्लास में 2 पॉइंट्स की बार बार डिस्कशन किया। एक होता है बेस लोड, एक होता है पीक लोड। अपन बात करें बेस लोड क्या होता है और पीक लोड क्या होता है। एक यानी आधार भार होता है बेस लोड, और पीक लोड होता है यानी शिखर भार। तो आधार भार और शिखर भार को अपन कुछ इस प्रकार डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि आधार भार वह भार होता है जो 24x7, यानी अपन बात करें कि चौबीसों घंटे उस जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर अवेलेबल रहेगा, तो वो उसको अपन ने नाम दे दिया बेस लोड। और शिखर यानी पीक लोड वह लोड होता है जो कुछ क्षणिक समय के लिए आता है, यानी हो सकता है 24 घंटे में 1 घंटे के लिए है, 2 घंटे के लिए है। अपन ये बात जानते हैं कि किसी भी शक्ति केंद्र पर, यानी किसी भी जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर भार वेरिएबल होता है, परिवर्तनशील प्रकृति का भार होता है। अगर अपन बात करें कि उसमें से कुछ क्वांटिटी लोड की भार की ऐसी होती है जो स्थिर होती है, यानी अपन मान के चलें जैसे 20 मेगावाट अपन ने ले लिया कि 20 मेगावाट किसी भी जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर लोड था, तो 20 मेगावाट कांस्टेंट हो गया। उसके बाद जो ऊपर का लोड आएगा वो वेरिएबल हो गया, यानी कुछ समय के लिए 20 से 40-50 तक भी पहुंचा, लेकिन वो 20 तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। यह वह लोड होता है जो 24 आवर्स वर्क करता है, 24 आवर्स काम करता है। अपन आधार लोड की यहाँ पे बात करें तो वह अपरिवर्तनशील भार जो शक्ति तंत्र पर पूरे दिन रहता है, यानी चौबीसों घंटे रहता है, और उसे आधार भार कहेंगे। शक्ति संयंत्र पर आधार भार हमेशा लगभग नियत ही प्राप्त होता है, यानी जो बेस लोड है वो हमेशा कांस्टेंट ही होता है। देखिए, इसको अपन इस डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे अपन इसको समझाएंगे। एक जनरेटिंग स्टेशन है जिसमें अपन ने 24 घंटे का अपन ने ग्राफ यहाँ पे तैयार किया है, यानी ये इधर टाइम लिया है अपन ने इन आवर्स, यानी 24 घंटे हैं अपने पास, और इधर अपन ने लिया है लोड, यानी जीरो लोड लिया अपन ने मेगावाट में, 0, 10, 20, 30, 40 और अपन ने 50 तक लोड लिया है।
तो इसमें देखिए 20 मेगावाट का जो लोड है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी हर एक सिचुएशन के अंदर किसी भी चाहे वो कंबाइंड ऑपरेशन हो, चाहे कोई सिंगल जनरेटिंग स्टेशन हो, किसी भी प्रकार का जनरेटिंग स्टेशन है, तो उसके ऊपर ये 20 मेगावाट का लोड तो रहेगा ही रहेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएँगे। देखिए ये वो लोड होता है, अपन मिनिमम वो लोड मान के चलते हैं जो लगभग जैसे अपन कोई इंडस्ट्रीज़ की बात करें, कोई अपन ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की बात करें, जो चौबीसों घंटे 3 शिफ्ट में चलती है। तो उसका जो लोड है, उस फैक्ट्री का जो लोड है वो 24 घंटे रहा। तो वो है यहाँ पे बेस लोड, यानी उसको तो अपन को सप्लाई देनी ही होगी। और यहाँ पे देखिए बेस लोड के बाद जो लोड आएगा, जैसे अपन बात करें कि ज़ीरो यानी जब अपन ने सुबह के रात के 12 बजे बाद स्टार्ट किया, तो पीक लोड थोड़ा-थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ और उसके बाद पीक पे पहुँचा लगभग 5 बजे के आस-पास अपन बात करें इस ग्राफ में, तो 5 बजे के आस-पास वो लोड पीक लोड पे पहुँचा। तो यानी जो वेरिएबल लोड होता है, वो होता है पीक लोड और कांस्टेंट लोड होता है किसी भी जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर वो होता है बेस लोड, आधार लोड। ये अपन यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। देखिए पीक लोड के बारे में अपन आगे इसमें लिखा है अपन ने। देखिए, सामान्यतः अंतर संयोजन ग्रिड पद्धति में वर्षा ऋतु यानी जब ये कल अपन पढ़ चुके हैं बारिश का टाइम होगा, तो जल शक्ति धारा को आधार भार यानी जो पानी से बिजली उत्पन्न की जा रही है हाइड्रो पावर प्लांट है, उसको बेस लोड के लिए रखा जाता है। तथा सूखे मौसम में यानी जब बारिश का सीजन चला जाता है, तो बाँध में पानी घट जाता है, तो जो थर्मल पावर प्लांट है, तापीय शक्ति घरों को आधार भार के लिए रखा जाता है। देखिए जो भी जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, उनको यूज़ लेने का सबसे मेन ऐसा नहीं है कि ये कंपल्सरी है, लेकिन ऐसा अपन इसलिए करते हैं कि उस जनरेटिंग स्टेशन से मैक्सिमम आउटपुट अपन ले सकें और उसमें लागत मिनिमम आए। तो देखिए जब बारिश का टाइम होता है तो किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट के पास यानी जल शक्ति जनरेटर जो है जनित्र जो है उसके पास पानी अच्छी मात्रा में रहता है। इसीलिए अपन क्या करते हैं कि आधार भार उसको दे देते हैं। यानी बेस लोड है जो चौबीसों घंटे रहेगा वो अपन किसको दे देते हैं अ, हाइड्रो पावर प्लांट को। ताकि उसके कारण क्या होगा जो थर्मल पावर प्लांट है, वो केवल पीक लोड के लिए काम करेगा। तो उससे उसमें ईंधन की बचत अपन कर सकते हैं। यानी हो सकता है 24 घंटे में वो पीक लोड 1 घंटे भी हो, 2 घंटे भी हो, 3 घंटे भी हो। यानी वो वेरिएबल करेगा। यानी हो सकता है 2 घंटे, 3 घंटे वो कितने घंटे उसके ऊपर लोड रहता है, वो डिपेंड अलग होगा। लेकिन यहाँ पे अपन बात करें कि जो बेस लोड है वो 24 हॉवर्स रहता है। तो जिस प्लांट की रनिंग कॉस्ट मिनिमम होती है, उसको अपन हमेशा कौन-सा लोड देते हैं? बेस लोड। तो यहाँ पे देखिए जब पानी प्रचुर मात्रा में था अपने पास सफिशिएंट क्वांटिटी थी अपने पास, तो उस कंडीशन में अपन ने क्या कर दिया, हाइड्रो पावर प्लांट को कौन-सा लोड दे दिया बेस लोड क्योंकि अपन मान के चलते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट की जो रनिंग कॉस्ट होती है, वो मिनिमम होती है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाइड्रो पावर प्लांट की ज़्यादा होती है जिसमें अपन डैम वगैरह बनाते हैं, लेकिन रनिंग कॉस्ट हाइड्रो पावर प्लांट की सबसे कम होती है। इसलिए जब पानी अवेलेबिलिटी में था तब अपन ने क्या कर दिया बेस लोड किसके ऊपर दे दिया हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर और थर्मल पावर प्लांट के ऊपर अपने कौन-सा लोड दिया है पीक लोड। देखिए नाभिकीय शक्ति घरों देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो हमेशा बेस लोड के ऊपर कनेक्टेड रहता है। तो देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में अपन जानते हैं कि क्रियाएँ होती हैं यानी ऐसा पावर प्लांट है जो बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कम यूज़ में लिया जाता है और उसमें जो एनर्जी जनरेट की जाती है, जो क्रियाएँ होती हैं उसमें इतनी ज़्यादा गति होती है कि अगर अपन पीक लोड के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, नुकसान बहुत ज़्यादा होंगे, जो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट है, वो इतनी ज़्यादा होगी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी जो कंज्यूमर रेट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन आधार बेस लोड के लिए अपन उसको काम में ले सकते हैं क्योंकि वो लोड अगर उसके ऊपर अवेलेबल रहेगा, अपन ने कोई भी जनरेटिंग स्टेशन बनाया और वो जितने लोड के लिए बनाया, उतना लोड अगर उसको मिलता है, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। देखिए नेक्स्ट अपन आधार भार की बात करें, आधार भार शक्ति संयंत्रों की विशेषताएँ निम्न होती हैं। यानी आधार भार जो है, बेस लोड है, उसकी क्या-क्या स्पेशलिटी होती हैं। तो इन शक्ति संयंत्रों पर औसत भार हमेशा उपस्थित रहता है। यानी जो उसका लोड है, जैसे अपन ने इस डायग्राम के माध्यम से अगर अपन इसको समझना चाहें, देखिए जो 20 मेगावाट 20 मेगावाट लोड है, ये उस जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर हमेशा रहेगा।
तो वो पीक लोड है। यानी कोई भी जनरेटिंग स्टेशन इस हिसाब से कंस्ट्रक्टेड किया जाएगा, बनाया जाएगा, जो 20 मेगावाट को हमेशा सप्लाई दे और उसी कंडीशन में उसकी एफिशिएंसी दक्षता सबसे अच्छी होगी और उसमें लॉसेस भी सबसे कम होंगे। सेकंड पॉइंट की अगर अपन बात करें कि क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं उनके अंदर, तो इनकी दक्षता उच्च होती है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी क्या होती है? उच्च होती है। क्यों? इनको चौबीसों घंटे काम करना होता है। तो इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से मैन्युफैक्चर करेंगे कि उनकी एफिशिएंसी क्या हो? अधिक से अधिक हो। इनका जो लोड फैक्टर है, यानी भार गुणांक है, वो अच्छा होगा। भार गुणांक अच्छा होने से उनकी दक्षता अच्छी होगी और इनका जो उपयोग उपयोग की प्रति केडब्ल्यूएच मूल्य में कमी आती है, क्योंकि चौबीसों घंटे है, तो अगर इसकी लागत ज़्यादा होगी तो कस्टमर को ज़्यादा कॉस्टली होगा, इसलिए ऐसा देखा जाता है कि इसकी केडब्ल्यूएच किलोवाट पर आवर यानी घंटे के हिसाब से जो किलोवाट कंज़्यूम हो रहा है, उसकी कीमत कम से कम हो। पीक लोड की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो शक्ति संयंत्रों में आधार भार के ऊपर यानी बेस लोड के ऊपर का जो भार होता है, वो मांग शिखर मांग को उस विभिन्न शिखर मांग को अपन शिखर लोड कहते हैं, यानी बेस लोड से ऊपर का जो लोड है, जो जिसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं रहता, जो कांस्टेंट नहीं रहता, समय के अनुसार वेरी करता रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं? शिखर भार यानी पीक लोड कहते हैं। अधिकतम विद्युत घर जो किसी भी क्षण शक्ति संयंत्र पर अधिकतम शक्ति विद्युत भार जो किसी भी क्षण शक्ति संयंत्र पर आता है, उसे यानी अपन कह सकते हैं मैक्सिमम लोड जो किसी भी जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर किसी भी टाइम आ सकता है। हो सकता है उसका टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट हो, लेकिन वो कभी भी उस पावर प्लांट से वो डिमांड कर सकता है। जनरेटिंग स्टेशन है, वो लोड है, पता है और उसका डिमांड वो कभी भी कर सकता है। नेक्स्ट अपन अगर देखें प्रत्येक विद्युत केंद्र पर विद्युत भार की मांग दिन में कई बार बदलती है, जिसके अनुसार कुछ जनरेटरों को चलाया या बंद किया जा सकता है। शिखर भार शक्ति केंद्रों पर कम समय के लिए ही आता है, इसलिए इसका भार गुणक न्यून होता है। देखिए क्योंकि ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए रहता है, तो अपन क्या मान के चलते हैं कि इसका लोड फैक्टर जो है, भार गुणांक जो हो क्या रहेगा? निम्न रहेगा। शिखर भार ऊर्जा का मूल्य उच्च होता है क्योंकि ये फिक्स नहीं है। कई बार देखिए ऐसा भी होता है कि कुछ पीक लोड ऐसे हैं, यानी जो साल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 आवर्स के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए इस प्रकार आते हैं। तो इन पीक लोडों को हैंडल करने के लिए जो जनरेटिंग स्टेशन बनाए जाते हैं, उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि उनकी लागत कम हो। उनकी एफिशिएंसी ऊपर कम हो सकती है, लेकिन उनकी लागत कम होना उसके साथ-साथ ज़रूरी है, ताकि इकोनॉमिकली जो उसके द्वारा दी गई सप्लाई है, वो सफिशिएंट हो। यानी इकोनॉमिकली अगर वो महँगा होगा, तो अपन उसकी सप्लाई जब देंगे तो अपने लिए लागत उसका ज़्यादा होगा। इसलिए जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो अपन ये देखते हैं कि उसकी दक्षता कम हो सकती है क्योंकि वो बहुत कम टाइम के लिए यूज़ आ रहा है, लेकिन उसकी लागत भी उसी हिसाब से कम हो। लेकिन बेस लोड के लिए जो पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं, जो जनरेटिंग स्टेशन बनाए जाते हैं, उसमें अपन ये देखते हैं कि लागत हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन उनकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि वो चौबीसों घंटे भार को सप्लाई देने का कार्य करते हैं। शिखर भार के शक्ति संयंत्रों की निम्न विशेषताएँ होती हैं, यानी उनकी ये विशेषताएँ होती हैं यानी भार हमेशा परिवर्तनशील होता है। यानी ऐसा नहीं कह सकते कि शिखर लोड होगा ही नहीं। शिखर लोड होगा, लेकिन वो हमेशा वैरी करता रहेगा। यानी उसको अपन ये नहीं कह सकते कि कांस्टेंट हुआ। यानी हो सकता है 10 मिनट के लिए आया, फिर वापस से रिड्यूस हो गया। 1 घंटे के लिए आया। देखिए टाइम ड्यूरेशन अपन यहाँ पे कोई फिक्स बात करेंगे नहीं, वो टाइप ऑफ लोड के ऊपर डिपेंड करेगा। अपने पावर फैक्टर में एक चैप्टर है, अपन डिस्कस करेंगे उसके अंदर कि किस प्रकार का लोड है। इंडस्ट्रियल लोड है, रेजिडेंशियल लोड लोड है, अ, नगर पालिका का है, यानी वो कॉमर्शियल बात करते हैं अपन, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल। मेन ये 4 टाइप्स 3 टाइप्स के लोड डिवाइड किए गए हैं, अगर अपन बात करें। देखिए वैसे 4 टाइप के हैं, एग्रीकल्चर लोड को भी उसमें सेपरेट किया गया है। 4 प्रकार के लोड अपन मेनली यहाँ देखते हैं, अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में देखते हैं। उसमें इंडस्ट्रियल हुआ, कॉमर्शियल हुआ, रेजिडेंशियल हुआ और एग्रीकल्चर लोड हुआ। एग्रीकल्चर यानी जो खेती-बाड़ी के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ में ली जाती है, वो एग्रीकल्चर लोड में आ गई। इंडस्ट्रीज़ यानी उद्योग धंधों में जो ली जाती है, वो अपने आ गई, इंडस्ट्रियल लोड आ गई। और कमर्शियल यानी जो व्यवसाय के लिए कोई जैसे कोई मॉल बनाया गया है, कुछ एक्स-वाई-ज़ेड हुआ, वो आ गई कमर्शियल। और रेजिडेंशियल यानी घरों के लिए जो लोड यूज़ में आता है, वो अ, रेजिडेंशियल हो गया। तो ये जो पीक लोड और बेस लोड है, इसमें ये चीज़ डिपेंड करेगी कि
लोड किस प्रकार का है। हो सकता है लोड रेजिडेंशियल हो, अपन मान के चलें जैसे वीक में संडे के दिन रेजिडेंशियल में सबसे ज़्यादा लोड होता है बाकी के दिनों के अपेक्षा, क्योंकि संडे के दिन सभी घर पे रहते हैं और मंडे टू फ्राइडे जो है वो ऑफिसेज में जाने की वजह से रेजिडेंशियल लोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो पीक लोड और बेस लोड तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन पीक लोड की अपन बात कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है लोड किस प्रकार का है। अपन उसको हमेशा ये नहीं कह सकते कि कितना पीक लोड उसमें होगा। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं अपने यहाँ लिखी हैं, यानी शिखर भार बहुत कम समय के लिए होता है, हमेशा परिवर्तनशील होता है, और एक जो है उसकी के प्रति केडब्ल्यूएच मूल्य जो है अधिक होता है और भार गुणांक कम होता है। यानी जो केडब्ल्यूएच मूल्य होता है वो अधिक होगा और उसका जो भार गुणांक होता है वो कम होता है, यानी लोड फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसकी दक्षता भी कम होती है। अपन बात करें पीक लोड के लिए जो जनरेटिंग स्टेशन काम करता है उसकी दक्षता कम होती है। यहाँ देखिए अपन ने दो ग्राफ बना के पीक लोड और बेस लोड को दिखाया है। इन दोनों ग्राफों में अपन देखिए थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं, थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब रेनी सीजन है, यानी बारिश के टाइम में, या फिर अपन बात करें किसी हाइड्रो पावर प्लांट के पास सफिशिएंट मात्रा में पानी अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, उस कंडीशन में अपन हाइड्रो पावर प्लांट को क्या रखेंगे, बेस लोड के ऊपर रखेंगे, आधार भार के ऊपर रखेंगे, और थर्मल पावर प्लांट है उसको अपन रखेंगे पीक लोड के ऊपर। कारण अपन बता चुके हैं कि यहाँ एक बार फिर से अपन बताएं कि कोई भी जनरेटिंग स्टेशन है जिसकी रनिंग कॉस्ट, यानी जब वो काम कर रहा है वो लागत मिनिमम होगी, उस जनरेटिंग पावर प्लांट को हमेशा कौन से लोड के ऊपर रखा जाएगा, बेस लोड के ऊपर। और जिसकी जनरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होगी उसको किसके ऊपर रखा जाएगा, पीक लोड के ऊपर। तो दोनों से अगर अपन कंपैरिजन करें कि थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट की रनिंग कॉस्ट ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट। तो जब तक संभव होगा तब तक अपन बेस लोड किसके माध्यम से देंगे, हाइड्रो पावर प्लांट्स के माध्यम से, और पीक लोड किसके माध्यम से देंगे, थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से। लेकिन ये संभव नहीं है कि पूरी साल हाइड्रो पावर प्लांट, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर पानी की अवेलेबिलिटी, पानी का सोर्स जो है ओपन कहाँ से मान रहे हैं, बारिश से। बारिश का टाइम जो रहता है वो साल में जैसे अपन माने 3 महीने 4 महीने होते हैं, तो उसके बाद जो पानी की अवेलेबिलिटी है जैसे जैसे कम होती जाएगी, तो अपन उन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। यानी बेस लोड के ऊपर अपन किसको भेज देंगे, थर्मल पावर प्लांट को, और पीक लोड के ऊपर अपन किसको भेज देंगे, हाइड्रो पावर प्लांट। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो अपन जब पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी तो हाइड्रो पावर प्लांट उसको सप्लाई नहीं दे पाएगा। तो ऐसा चेंजेस करते हैं ताकि अपनी इफिशियंसी अच्छे से अच्छी मिले और कॉस्ट, उसकी लागत क्या हो, कम से कम हो। अपन बात करें अब लोड को विभाजित कैसे किया जाता है, अपन कैसे माने कि कौन सा जनरेटिंग स्टेशन है वो कितना लोड सप्लाई दे सकता है। देखिए अपन इसका डिस्कस कर चुके हैं कि जो उसका फ्यूल है, ईंधन है, उस ईंधन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपन उसके अंदर क्या करते हैं, कितना लोड वो दे पाएगा उसको अपन डिवाइड करते हैं। जनरली थर्मल पावर प्लांट से बहुत अच्छा लोड, थर्मल पावर प्लांट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड डाला जाता है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में कॉस्टली तो हो है, इन्वायरमेंटल भी सही नहीं है, पोल्यूशन भी होता है, लेकिन कोल की अवेलेबिलिटी है और अपन उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हाइड्रो है, लेकिन हाइड्रो से कितनी इलेक्ट्रिसिटी, पानी कितना अवेलेबल है, हो सकता है कई बार बारिश अच्छी नहीं हो तो डैम्स में पानी कम हो, उस हिसाब से। लेकिन थर्मल पावर प्लांट में जब तक कोल की अवेलेबिलिटी है तो अपन कोल के ऊपर अच्छा लोड डाल सकते हैं। तो अपन यहाँ पे बात करें, जो जनरेटिंग स्टेशन तैयार किए जाते हैं वो दो प्रकार के लोड को देखते हुए तैयार किए जाते हैं, एक आधार भार और एक शिखर भार, यानी बेस लोड और पीक लोड। ये अपन सालाना देख रहे हैं कि सालाना कितना लोड होगा और कौन से प्लांट के ऊपर कितना लोड दिया जा सकता है, उसका ग्राफ अपन ने यहाँ पे देखा है। लोड देते टाइम ये सबसे अहम चीज है कि वो इकोनॉमिकल कितना है, यानी उसकी लागत कम से कम आनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे इस लाइन में अपन ने जो अभी बात की वो यहाँ पे इन्होंने अपन ने लिखी
कि शक्ति प्रणाली के इकोनॉमिकल ऑपरेशन के लिए यह आवश्यक है कि प्रणाली की रनिंग लागत न्यूनतम हो। प्रणाली की रनिंग लागत न्यूनतम हो, यानी उसकी रनिंग कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए और उसकी दक्षता क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसी के लिए अपन क्या करते हैं, भार गुणांक को क्या लेके चलते हैं, अधिकतम लेके चलते हैं। लोड फैक्टर जो रहता है उसको अधिकतम रखा जाता है और आधार भार के लिए प्रयोग में लिया, जो भी जनरेटिंग स्टेशन आधार भार के लिए प्रयोग में लिया जाएगा उसका लोड फैक्टर अधिकतम रखा जाएगा, लोड फैक्टर अधिकतम रखा जाएगा ताकि उसकी रनिंग कॉस्ट क्या आए, मिनिमम आए। ये अपन ने यहाँ पे ग्राफ दिखाया है, देखिए इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अपन ने एक जर्नल ग्राफ बनाया, यानी ईयर्स की बात करें अपन तो इधर की साइड अपन ने ईयर्स दिखाई है, यानी सालाना अपन ने किस हिसाब से लोड डिस्ट्रीब्यूट किया है वो यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया है, ईयर्स हैं और ये अपना लोड है। तो अपन मान के चलते हैं 10% लोड तक अपन किसको दे सकते हैं, रन ऑफ रिवर प्लांट, रन ऑफ रिवर प्लांट यानी ऐसे प्लांट जो केवल बारिश के टाइम में काम करते हैं। लगभग 10% लोड अपन दे सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को, 10% लोड न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपन दे सकते हैं। 20% लोड अपन किसको दे सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट को, हाइड्रो पावर प्लांट को कितना दे सकते हैं, 20%। वो वाले जिनके ऊपर स्मॉल पॉन्डेज बनाए जाते हैं, यानी जिनके पास स्टोरेज कैपेसिटी कम है। 20% लोड अपन स्टीम या थर्मल पावर प्लांट को दे सकते हैं, तापीय ऊर्जा को दे सकते हैं। 20% लोड अपन हाइड्रो पावर प्लांट विद लिमिटेड स्टोरेज, यानी ये अपन ने देखा बड़ा, यानी जिनके पास बड़े डैम हो और ये जिनके पास यानी छोटे छोटे पार्ट्स में पानी को इकट्ठा करके उनसे अपन बिजली बनाते हैं। और पीक लोड जो ये 20% पीक लोड रहता है, ये अपन जनरली किसको देते हैं, जैसे गैस हुआ, डीजल हुआ, इन इस प्रकार के जो पावर प्लांट्स होते हैं उनको अपन बाकी का लोड देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 20% और 10%, लगभग 50% इलेक्ट्रिसिटी है वो पानी की अवेलेबिलिटी के ऊपर निर्भर करती है, यानी पानी कितना है उसकी, क्योंकि हाइड्रो से जो हो रही है तो वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये जो सारी इलेक्ट्रिसिटी है ये वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर 50% डिपेंड करेगी हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर। बाकी स्टीम थर्मल पावर प्लांट का जो कंजप्शन है, यानी अपन थर्मल आज के दिन अगर अपन इसमें थोड़ा सा, इसलिए मैंने कहा चेंजेस होगा क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से जो है वो जनरेशन बढ़ाया गया है। रिसेंटली की अगर बात करें अपन, थर्मल पावर प्लांट से जनरेशन बढ़ाया गया है। क्यों, जहां जहां पानी की अवेलेबिलिटी में दिक्कत आ रही थी, जहां जहां वहां हाँ अपन ने क्या कर दी थर्मल पावर प्लांट्स को, लेकिन वो डिपेंड है, अपन हाइड्रो के ऊपर भी डिपेंड है, थर्मल के ऊपर भी डिपेंड है। अगर पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी है तो अपन हाइड्रो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर पानी की अवेलेबिलिटी में कोई इश्यू है तो अपन उसकी जगह थर्मल पावर प्लांट्स का यूज ले सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट है जो पीक लोड और बेस लोड दोनों में काम कर सकता है। देखिए हाइड्रो को अपन ने किसके लिए रखा, बेस लोड के लिए। न्यूक्लियर को अपन ने किसके लिए रखा, बेस लोड के लिए। लेकिन स्टीम यानी थर्मल पावर प्लांट ऐसा पावर प्लांट है जिसका यूटिलाइजेशन, जिसका उपयोग अपन बेस लोड के लिए भी कर सकते हैं और जिसका यूटिलाइजेशन अपन पीक लोड के लिए भी कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन है अपना लोड किस किस प्रकार का होता है। यहाँ कुछ अपन ने इसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दिया है, यानी शक्ति केंद्रों पर जब इसकी क्षमता से अधिक भार आता है तो यह भार इस शक्ति केंद्र के समांतर में संयोजित कम दक्षता वाले अन्य शक्ति केंद्रों को ऑपरेट करके प्राप्त किया जाता है। यानी किसी भी शक्ति केंद्र में जैसे 100 मेगावाट का कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बनाया गया तो 100 मेगावाट तक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर वो काम करेगा, आसानी से लोड को सप्लाई देगा। लेकिन जब लोड की डिमांड 100 मेगावाट से बढ़ेगी तो उसके पैरेलल में, यानी उनको जो कंबाइंड किया गया था जो दो जनरेटिंग स्टेशनों को, तो दूसरे जनरेटिंग स्टेशन के माध्यम से बढ़े हुए लोड को सप्लाई की जाएगी। और बढ़ा हुआ लोड कौन सा लोड कहलाता है, पीक लोड, शिखर भार कहलाता है। अधिकतम दक्षता वाले शक्ति संयंत्र को हमेशा आधार भार पे रखा जाता है और जिसकी दक्षता कम है उसको हमेशा पीक लोड के ऊपर रखा जाता है, यानी
शिखर भार के लिए उसको रखा जाता है। दक्षता के आधार पर विभाजन आवश्यक नहीं है। देखिए इसकी लाइन का अपन 2 मीनिंग में यहाँ डिस्कस करेंगे। आवश्यक इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि अच्छी दक्षता वाला ही बेस लोड के ऊपर रहे। अपन माने कि हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता अच्छी है, रनिंग कॉस्ट कम है, तो अपन ने हाइड्रो पावर प्लांट को अपन ने क्या कर दिया बेस लोड के ऊपर डाल दिया। लेकिन मान लीजिए कोई फ़ॉल्ट के कारण या फिर मेंटेनेंस में यानी साल में एक बार मेंटेनेंस भी अपन मान के चलें, तो जब उसको मेंटेनेंस पे डाला गया, तो वो बेस लोड भी किसी पीक लोड वाले प्लांट को कैरी करना होगा। जैसे अपन यहाँ एक उदाहरण लेके अगर माने तो अपन माने कि अधिकतम दक्षता वाले संयंत्र को मरम्मत एवं अनुरक्षण की आवश्यकता हुई। यानी जो जैसे हाइड्रो अपन ने उदाहरण लिया कि हाइड्रो पावर प्लांट काम कर रहा था बेस लोड के ऊपर, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट को मरम्मत की आवश्यकता हुई। तो उस दौरान जैसे मान लीजिए 15 दिन लगे, उसमें 20 दिन लगे जो भी उसका टाइम ड्यूरेशन लगे, तो उस दौरान जो कम दक्षता वाला शक्ति संयंत्र है, वो भी आधार लोड को सप्लाई दे सकता है। या फिर मान लीजिए और कोई समस्या आ जाए यानी बेस लोड वाला प्लांट में कोई दिक्कत आ जाए, काम नहीं करे, तो उस दौरान जो कम दक्षता वाले पावर प्लांट्स हैं, उनको भी आधार भार बेस लोड को सप्लाई दिया जाता है। देखिए अपन नाभिकीय संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हमेशा बेस लोड के लिए जनरेट किया जाता है और ये बेस लोड को सप्लाई देने का बहुत अच्छा माध्यम है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट का डिसएडवांटेज क्या है कि ये पीक लोड के ऊपर काम नहीं कर सकता। यानी अपन इसको ये नहीं कर सकते कि अपन ने जब चाहा इससे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया और जब चाहा अपन ने इससे कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, ये संभव नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर जनरेट करते हैं, अपन बनाते हैं और उसमें अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो एक बार स्टार्ट होने के बाद इसका जो टाइम ड्यूरेशन है यानी अपनी एनर्जी जो है, वो बनाएगा, वो लंबे समय तक बनाएगा। और पीक लोड शिखर भार वाले में क्या होता है अपन को 2 घंटे के लिए चाहिए तो कोई प्लांट को चलाया और आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे बाद उसको अपन ने बंद कर दिया। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये संभव नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट तो हमेशा बेस लोड के लिए यानी उसमें जो एनर्जी जनरेट होगी, वो लंबे समय तक के लिए होगी। क्यों? अपन ये चीज़ अगर कहें ऐसा क्यों होता है तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि इस विद्युत उत्पादन हेतु रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। यानी यूरेनियम अपन ने जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट का पढ़ा है अपन ने पावर सिस्टम में ही, तो यूरेनियम का जब विघटन होता है तो उस विघटन में बहुत अधिक एनर्जी उत्पन्न होती है। उस एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो बहुत ज्यादा होती है और वो कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं है। अपन उसको एक बार बंद कर देंगे तो वापिस प्रारंभ करने में अपन को काफ़ी टाइम लगेगा और एक बार जब अपन उसको प्रारंभ कर लेते हैं, तो वो वापिस बंद करने में अपन को बहुत टाइम लगेगा। इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसा है जो इंस्टेंट अपन यूज़ नहीं ले सकते, यानी पीक लोड के लिए यूज़ नहीं ले सकते। वो हमेशा किसके लिए यूज़ में लेते हैं? बेस लोड के लिए। जो रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, उनका निश्चित वेग होता है। इसका एक ये भी कारण है, उसका एक निश्चित वेग के ऊपर वो संपन्न होती हैं। अगर अपन ने उनका ये कोशिश की कि पीक लोड के लिए अपन ने चलाया और पीक लोड जैसे ही खत्म हुआ अपन ने उसको बंद करने का प्रयास किया, तो जो निश्चित वेग है, उसको रोकने के लिए बहुत अधिक अपन को प्रोटेक्शन यूज़ में लेना होगा और उससे अपन को अगर अपन ने रोकने का प्रयास किया तो अपन को बहुत ज़्यादा हानि भी हो सकती है। यही कारण है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो अपन हमेशा बेस लोड के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे पीक लोड के लिए बात करें तो जैसे डीज़ल पावर प्लांट है, डीज़ल पावर प्लांट को अपन ने स्टार्ट किया, जब इच्छा हुई तब स्टार्ट कर दिया, जब इच्छा हुई तब अपन को उसको बंद कर दिया। तो डीज़ल पावर प्लांट हुआ, गैस टरबाइन हुआ, ये जो पावर प्लांट्स हैं, ये अपन हमेशा पीक लोड के लिए जो शिखर भार है, उसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जितने भी जनरेटिंग स्टेशन हैं, डीज़ल गैस पेट्रोल